लखनपुर नाम का एक गांव था जहां पर बहुत सारे लोग रहा करते थे। उन्हीं में से एक परिवार था जिसमें चारू अपने माता पिता के साथ रहती थी। गांव में सभी लोग एक साथ हंसी खुशी से मिलकर रहते थे। जब भी गांव में कोई त्योहार होता था तो सभी लोग एक परिवार की तरह त्योहार का जश्न मनाते थे और एक दूसरे को बधाइयाँ देते थे। गांव में जब भी कोई त्योहार नजदीक आने वाला होता है तो चारों तरफ बाजार में चहल पहल भर जाती थी। मिठाई की दुकान पर मिठाइयाँ बिकने लगती थी और बाकी दुकानों में साज सजावट का सामान। बाजार में रौनक बरकरार रहती है। ये सब भाईचारा देखकर सबका मन भरा रहता था। पर समय के साथ साथ चीज बदलती रहती है और इस गांव में भी धीरे धीरे कुछ ऐसा ही होने लगा। गांव के लोग अपने बच्चों को बाहर शहर के बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा दिलाते हैं और फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद बच्चे शहर में ही फ्लैट में रहने लगते हैं और त्योहार या साल में एक दो बार अपने माता पिता से मिलने आ जाते हैं। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है और लखनपुर गांव में होली का त्योहार आने वाला होता है। लेकिन इस बार हर साल की तरह कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बाजार में इतनी चहल पहल नहीं थी और न ही मिठाई की दुकानों पर मिठाइयाँ। ये सब देखकर गांव के बच्चों में अब त्योहार का उत्साह कम सा हो गया था। ये सब देखकर चारू अपनी माँ से पूछने लगती है, माँ, जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ मुझे सभी त्योहार फीके लगने लगे हैं। दिवाली में अब वो रोशनी नहीं है और न ही होली में वो रंग। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? बेटा, अभी मैं घर के कामों में लगी हुई हूँ और तुझे पता नहीं कहाँ से ये सारे प्रश्न आ जाते हैं। सुन, तेरे पिताजी कमरे में बैठकर चाय पी रहे हैं। जाओ, जाकर उनसे पूछो ऐसा क्यों है। ठीक है माँ। फिर चारू भागते हुए घर के अंदर पहुँच जाती है जहाँ उसके पिताजी हाथों में चाय लेकर पी रहे थे। पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलो मेरी लाडली बेटी, क्या पूछना है? पिताजी चाय के कप को मेज पर रख देते हैं और अपनी बेटी से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पापा, मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि पहले तो हमेशा दिवाली पर दुकानों पर तरह तरह के मीठे पकवान और मिठाइयाँ होती थी और होली के त्योहार पर तरह तरह की पिचकारी, गुलाल और पक्के रंग होते थे। पर जैसे जैसे समय बीत रहा है तो हर त्योहार फीके होते जा रहे हैं। लोग आपस में अब मिलन कम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, तो हमारी बिटिया अब ये जानना चाहती है। चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था, शहर में रह रहे लोग गांव में होली का त्योहार मनाने के लिए अपने घर आए थे। उन्होंने शहर से पक्के रंग खरीदे और यहाँ गांव में उन पक्के रंग से होली खेली। लेकिन वो रंग मिलावटी थे जिसमें केमिकल मिला हुआ था, जिससे सभी पर उस रंग का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आज भी कुछ लोगों को उन रंगों की वजह से काफी परेशानी है। उनके चेहरे से वो रंग अभी तक नहीं गए हैं। कुछ लोगों के मुंह पर तो दाने हो गए हैं। इस वजह से सभी लोग अब घबराए हुए हैं और दिवाली पर मिठाइयों में मिलावट होने लगी है। इसलिए अब लोग दुकानों से मिठाइयाँ कम खरीदते हैं। लेकिन पापा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में तो त्योहार का नामो निशान नहीं रहेगा। फिर लोग अपने जीवन में खुशियाँ कैसे मनाएंगे? सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि दिवाली पर ज्यादा पटाखे न जलाए जाएं और होली पर रंगों में मिलावट न की जाए। लेकिन कुछ लोग आपसी दुश्मनी के चलते रंगों में मिलावट करते हैं, तो कुछ लोग सस्ता रंग खरीदने के चक्कर में मिलावटी रंग खरीद लेते हैं। अच्छा पापा, तो क्या इस बार हम होली का त्योहार नहीं मना पाएंगे क्योंकि बाजार में तो मिलावटी रंग मिल रहे हैं और गांव में सभी लोग रंगों से दूर भी भाग रहे हैं?
हाँ बेटा, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से कहकर होली पर घर पर ही रंग बिरंगे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनवाऊंगा। उसे खाकर ही हम होली का त्योहार मनाएंगे। चारू के पिताजी चारू को समझाते हुए होली का त्योहार केवल व्यंजनों से मनाने के लिए कह देते हैं, पर चारू को तो होली खेलने का बहुत शौक था। फिर चारू अपने कमरे में जाती है और वहाँ खिड़की के पास बैठकर सोचने लगती है। सिर्फ मिठाई खाकर और स्वादिष्ट खाने खाकर होली का त्योहार अच्छा कैसे हो सकता है? जब तक होली में रंग ही ना हो, होली का मजा कैसे आएगा? काश मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ होती तो मैं ये सारी मिलावटी चीजों को प्राकृतिक चीजों में बदल देती, जिससे होली खेलने में किसी को कोई नुकसान नहीं होता और सभी लोग हंसी खुशी से इस त्योहार का आनंद लेते। पर लगता है अब तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। चारू ये सब सोचते सोचते बाहर बगीचे में देखती है। तभी बगीचे में उसे एक सुंदर सा तोता दिखता है, जिसके पंख बहुत सुंदर रंग बिरंगे होते हैं, जो चारू को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। चारू उस तोते को देखकर जल्दी से बगीचे में भागती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो तोता चारू के हाथ नहीं आता है और वो उड़ते उड़ते जंगल के रास्ते निकलने लगता है। पर चारू तो हार मानने वाली नहीं थी। वो तोते का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती है। उड़ते उड़ते तोता एक पेड़ में फंस जाता है। तभी चारू उस तोते को पेड़ से निकाल देती है और वो तोता फिर से उड़ने लग जाता है। तभी चारू अपने हाथों को देखती है कि उस तोते के सुंदर कलर उसके हाथों में लग गए हैं। ये देखकर चारू को बहुत अच्छा लगता है। वो तोता ज्यादा दूर उड़कर नहीं जाता और वो अपना रूप बदलते हुए एक सुंदर सी परी बन जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चारू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं जानती हूँ तुम मेरी सुंदरता के पीछे पीछे दौड़ी चली आई हो। हाँ, आप तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। आपके ये पंख कितने सुंदर हैं और तो और आपके इन पंखों से ये कलर भी निकला है। ये कलर कितने कोमल और सुंदर लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये एक प्राकृतिक कलर है, इनमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए ये बहुत ही कोमल और खुशबूदार हैं। हाँ परी जी, क्या आप मेरे लिए मेरी एक इच्छा को पूरा कर सकती हैं? मैं अपने परिवार और अपने गांव वालों के साथ मिलकर होली का त्योहार मनाना चाहती हूँ, पर कुछ मिलावटी रंगों के चक्कर में सभी लोग होली के त्योहार से डरने लगे हैं। मैं सब जानती हूँ चारू, जब तुम कमरे में बैठकर ये सारी बातें कह रही थी तो मैं बगीचे से तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी और मैंने तुम्हारे होली के त्योहार के लिए हाल ही में एक पंख निकाला है। ये जो मेरे पंख है, तुम इन पंखों से बहुत सारा कलर निकाल सकती हो। जो भी तुम्हें कलर पसंद हो वो कलर तुम इससे निकाल लो और उस कलर को लेकर घर जाओ। उनसे तुम होली खेलना। इन रंगों से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये बहुत ही कोमल और खुशबूदार हैं। मैं जानती हूँ कि ये रंग प्राकृतिक खुशबूदार और कोमल है, परंतु गांव के सभी लोग ऐसा नहीं मानते। उनके मन में एक डर बना हुआ है। शहर के मिलावटी रंगों के कारण गांव के काफी लोगों ने मुसीबत का सामना किया है, जिसके चलते सभी अब रंगों से दूर रहना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो चारू, होली के त्योहार वाले दिन मैं गांव में सभी लोगों के पास जाऊंगी और उन्हें अपने इन पंखों से प्राकृतिक कोमल और खुशबूदार रंग होली बनाने के लिए जरूर दूंगी। इस बार लखनपुर गांव की होली प्राकृतिक खुशबूदार रंगों से खेली जाएगी। सभी लोगों में प्रेम होगा और सभी लोग हंसी खुशी से मिलकर होली का त्योहार मनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। गांव के सभी लोग आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। फिर मैं आपसे होली के त्योहार वाले दिन मिलती हूँ। इतना कहकर चारू और परी वापस अपनी अपनी जगह चली जाती हैं। चारू अपने घर आ जाती है और परी अपने परी लोग।
होली का त्योहार नजदीक आ गया। लोगों के अंदर उत्साह नहीं था, न ही कोई बाजार में खरीदारी कर रहा था। बस घरों में लोगों ने स्वादिष्ट भोजन बनाए थे। इसी तरह जल्दी जल्दी समय बीत गया और होली का त्योहार आ गया। सुबह सुबह सभी लोगों ने अपने से बड़ों के पैर छुए और आशीर्वाद लिए। साथ में बैठकर खाना भी खाया। चारू भी अपने परिवार के साथ बैठकर गुजिया खा रही होती है। तभी बाहर से जोरों की ढोल बजाने की आवाज आती है। वो देखती है कि वही सुंदर सी परी बाहर अपनी बाकी परी सहेलियों के साथ खुशबूदार प्राकृतिक रंगों को लेकर बाहर होली खेल रही है। तभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर ये सब देखने लगते हैं। तभी वो परी सबसे कहती है, आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली पर मैं और मेरी बाकी परी सहेलियां आप लोगों के लिए होली मनाने के लिए प्राकृतिक रंग जो कि खुशबूदार और कोमल है, आप लोगों को उपहार में देना चाहते हैं। ये रंग किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जिसके भी चेहरे पर रंगों की वजह से कोई परेशानी हुई है, इस रंग के लगाते ही वो सब परेशानी दूर हो जाएगी। तो आप सभी लोग इन रंगों से होली का त्योहार मना सकते हैं। परी की ये बात सुनकर गांव वालों के अंदर एक खुशी और उत्साह आ जाता है। गांव वाले वो प्राकृतिक कोमल खुशबूदार रंगों को लेकर एक दूसरे को मन प्रेम से गुलाल लगाने लगते हैं। जिन लोगों को पिछले साल केमिकल वाले गुलाल से परेशानी हुई थी, वो इस कोमल गुलाल को लगाकर सब कुछ ठीक होने लगा था। सभी लोग बहुत खुशी और उत्साह से होली का त्योहार मना रहे थे। तभी चारू अपने घर से परी और बाकी परियों के लिए खाने के लिए गुजिया लेकर आती है। परी चारू को धन्यवाद देती है और गुजिया का आनंद लेती है। इस तरह चारू और परी की मदद से गांव में फिर से होली का त्योहार हरा भरा हो गया था। गांव के लोगों ने मन प्रेम से होली का त्योहार मनाया था। ये सब देखकर रानी परी को भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी गांव में सभी लोगों की खुशियों को दुगना बना दिया। और इस प्रकार सभी लोगों ने परियों के साथ बहुत ही हंसी खुशी से होली का त्योहार मनाया। सुंदरपुर गांव में रहने वाली गरीब संजना भरी ठंड में सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। अपनी बेटी को लगातार कपड़े सिलते हुए देखकर उसकी माँ उससे कहती है, अब बस भी कर संजना बेटा, तू सुबह से भूखी प्यासी कपड़े सिल रही है। सुबह से दोपहर हो गई है, अब थोड़ा खाना भी खा ले। खा लूंगी माँ, बस ये जरा सी सिलाई बाकी रह गई है और आप तो जानती ही हैं, मुझ गरीब दर्जी बेटी को गिने चुने लोग ही कपड़े देते हैं। अगर मैंने कुंती आंटी को समय पर ब्लाउज नहीं दिया तो वो आगे से किसी और से कपड़े न सिलवाने लगे। ये कहकर वो फिर से कपड़े सिलने लगती है। हे ऊपर वाले, एक तो इस बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द और कमर दर्द नहीं जा रहा, ऊपर से अब सर भी दर्द के मारे फटा जा रहा है। माँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। फिर संजना कपड़े छोड़कर अब चूल्हे पर चाय बनाने लगती है। अरे ये क्या, डब्बे में चीनी तो है ही नहीं और किराने वाले पर पहले से इतना उधार चल रहा है कि वो और उधार देगा ही नहीं। वैसे सामने वाले बड़े से घर में कोई नए पड़ोसी रहने आए हैं, अभी के लिए उन्हीं से थोड़ी चीनी उधार ले आती हूँ। ये कहकर संजना अपने पड़ोस में चली जाती है और उनके बड़े से घर की डोर बेल बजाती है, जहाँ कावेरी नाम की एक औरत दरवाजा खोलती है। क्या काम है? हमारे यहाँ काम वाली की जरूरत नहीं है, पहले से ही लगी हुई है। जी आप गलत समझ रही हैं, वो मैं। तभी कावेरी की बेटी रूपाली वहाँ पर आती है। कौन है माँ? जी कहिए, क्या चाहिए आपको? जी मेरा नाम संजना है और मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। वो क्या है ना, मेरी माँ को थोड़ी खांसी हो गई है और उन्हें ठंड भी लग रही है,
इसलिए सोचा अदरक वाली चाय बनाकर दे दूं, लेकिन घर में चीनी खत्म हो गई तो हमने क्या यहाँ राशन की दुकान खोल रखी है जो कटोरा उठाकर चली आई? माँ भला ऐसे बात करते हैं क्या घर आए मेहमान से? अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं अभी चीनी लेकर आती हूँ। रूपाली एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन वो बड़ी ही मिलनसार थी, जबकि उसकी माँ कावेरी गरीबों को पसंद नहीं करती थी। रूपाली चीनी लाकर संजना को दे देती है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजना चीनी लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज रूपाली अपनी बालकनी में खड़ी होती है तो वो देखती है कि भरी ठंड में भी संजना कपकपाती हुई आंगन में ठंडे पानी से कपड़े धो रही है। घर के बाकी कामकाज निपटाकर संजना कपड़े सिलने बैठ जाती है। रूपाली अपनी बालकनी से संजना के कच्चे घर की खिड़की से वो सब कुछ देख रही थी। सच में कितनी मेहनती लड़की है ये। फिर एक रोज जब कावेरी किसी काम से बाहर गई होती है तो रूपाली संजना से मिलने उसके घर जाती है। आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? संजना, माँ के उस दिन के व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं मेम साहब, उनकी बात भी ठीक है। अमीर लोगों और गरीब लोगों का भला क्या मेल। ये तुमने मेम साहब क्या लगा रखा है? मेरा नाम रूपाली है और संजना अमीर गरीब ऊपर वाला ऊपर से बनाकर तो नहीं भेजता ना। और सच कहूँ तो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ अकेली हो गई हूँ। यहाँ मेरी कोई सहेली ही नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोस्ती? हाँ, आप मुझ गरीब को अपनी दोस्त बनाओगी? ओफो, फिर वही सब शुरू कर दिया तुमने। ओ माफ करना दोस्त। अच्छा ये बताओ तुम क्या लोगी? चाय बनाओ तुम्हारे लिए। चाय तो मैं नहीं पीती, लेकिन ये तुम चूल्हे पर क्या बना रही हो? आज सिलाई के पैसे मिले थे तो मैंने समोसे बनाए थे। मेरे भाई राजू और माँ को बहुत पसंद है, वो भी पुदीने धनिये की चटनी के साथ। वाह, धनिया पुदीने की चटनी समोसे के साथ, वो तो मुझे भी बड़े पसंद है। जल्दी से दे दो। संजना उसे अपने हाथों के बने समोसे खाने को देती है। वाह संजना, मजा आ गया यार। अरे वाह, ये फ्रॉक तुमने बनाया क्या? हाँ, ये मैंने ही सिला है। तुम तो बड़ी कमाल की डिजाइनर हो। हाँ, डिजाइनर तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी सी दर्जी हूँ। रूपाली इधर उधर देखती है तो संजना के घर में एक ही कंबल रखा हुआ था जिसे उसकी माँ ने ओढ़ रखा था। वो कंबल कई जगह से फटा और पुराना था। एक हम अमीर लोग हैं जो इतनी ठंड में महंगी कंबल और हीटर की गर्माहट में सोते हैं, और एक बेचारी संजना का परिवार है। तभी संजना का 12 साल का भाई राजू उससे कहता है, दीदी इस बार ना क्रिसमस आएगा ना तो मैं सेंटा से नया कंबल मांगूंगा। मुझे ना इसमें बहुत ठंड लगती है। उसकी ये बात सुनकर संजना और रूपाली की आंखें भर आती हैं। अब जब भी रूपाली को मौका मिलता तो वो संजना से मिलने उसके घर आ जाती और उसके साथ ढेर सारी बातें करती। लेकिन कावेरी को अपनी अमीर बेटी की उस गरीब से दोस्ती पसंद नहीं थी। तुझे कितनी बार कहा है उस गरीब से दूर रहा कर, वो गरीब तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। माँ, वो मेरी सहेली है और मैं उसके लिए कोई गलत बात नहीं सुनूंगी। ऐसे ही समय बीतता है और क्रिसमस का त्योहार आ जाता है। उस रोज रूपाली बाजार से 3 नए कंबल लाकर संजना को दे देती है, साथ ही एक रूम हीटर भी। इसकी क्या जरूरत थी रूपाली? और मैं ये नहीं ले सकती। मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए नहीं की थी। संजना, इसे अपनी दोस्त की तरफ से गिफ्ट समझकर रख। लेकिन मैं ये ऐसे नहीं रख सकती रूपाली। ओफो संजना, तू भी ना। अच्छा बाबा, जब कभी मुझे तेरी जरूरत होगी तो मैं तेरी हेल्प ले लूंगी, तब तुम मेरी मदद कर देना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर रूपाली वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद नया साल आने वाला था।
रूपाली बेटा, तेरी मौसी की बहू रवीना का शादी के बाद ये पहला नया साल है, इसलिए उसने बहुत बड़ी न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज की है और पार्टी की थीम के अकॉर्डिंग सबको लहंगा पहन कर आना है। मेरे पास तो रखा हुआ है जो मैंने अंकुर की शादी पर बनवाया था, लेकिन तू अपने लिए कुछ बनवा ले। क्या? लेकिन माँ, इतनी जल्दी अब कौन लहंगा बनाएगा? ये बात आप पहले भी तो बता सकती थी ना। मेरे पास भी आज ही फोन आया था उसका और हम कोई डिजाइनर लहंगा खरीद लेंगे। माँ, आप तो जानती हो ना, मुझे रेडीमेड लहंगे पसंद नहीं आते, उनमें कंफर्ट फील नहीं करती मैं, मुझे घुटन होती है। तो किसी टेलर को ज्यादा पैसे देकर बनवा लेंगे। चल पहले चलकर लहंगे का कपड़ा ले आते हैं। रूपाली अपनी माँ के साथ शोरूम में जाती है, जहाँ से वो लोग लहंगे का कपड़ा तो ले आती है, लेकिन ज्यादातर टेलर नए साल की वजह से अपने गांव गए होते हैं। परेशान होकर रूपाली घर वापस आती है। तभी संजना समोसे बनाकर उसके लिए लेकर आती है। मैंने तेरे लिए ये समोसे बनाए थे, वो भी चटनी के साथ बनाए हैं। क्या बात है, तू बड़ी परेशान लग रही है। फिर रूपाली उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद संजना, बस इतनी सी बात, अब दोस्ती निभाने की बारी मेरी। चल अपना नाप दे, एक दिन में तुझे ये लहंगा तैयार मिलेगा। उसका नाप लेकर संजना लहंगे का कपड़ा घर लेकर जाती है और उसी वक्त से वो लहंगा सिलने बैठ जाती है और लगातार दिन रात सिलाई मशीन पर बैठकर उसके लिए नए साल पर पहनने के लिए बड़ा ही खूबसूरत डिजाइनर लहंगा तैयार कर देती है। वाओ, इट्स अमेजिंग! ये तो किसी बड़े डिजाइनर के लहंगे से भी बहुत खूबसूरत है ना माँ? सचमुच में संजना, आज मुझे पता चला दोस्ती क्या होती है। दिन रात एक करके अपनी सेहत की परवाह किए बिना तुमने अपनी सहेली के लिए नए साल पर पहनने के लिए कितना खूबसूरत लहंगा तैयार किया है। तुम दोनों की दोस्ती सचमुच अटूट है। नए साल की पार्टी में रूपाली वो लहंगा पहनकर जाती है, जहाँ पार्टी में आए सभी मेहमानों को उसका लहंगा बहुत पसंद आता है और सभी रूपाली से उस लहंगा डिजाइनर का पता पूछते हैं, ताकि वो सभी अपने लिए वैसा ही लहंगा सिलवा सके। अब ये नया साल संजना के लिए बड़ी सौगात लेकर आता है। अब संजना के पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे संजना का सिलाई का काम बड़ा हो जाता है। अब उनके घर की हालत भी सुधर जाती है और उसकी गरीबी भी अब दूर हो जाती है। लेकिन इन सब में जिसने उसका साथ दिया वो है रूपाली, जिसने सच्चे मन से अपनी दोस्ती निभाई और अपनी गरीब सहेली को गरीबी से निकालने में पूरी मदद की। ऐसे दोस्त सबको मिले जो ऊंच नीच का बंधन तोड़कर एक दूसरे की मदद कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।